भारतीय राजनीति में अगर हम देखें तो कुछ नाम ऐसे मिलते हैं जो सिद्धांतों और दृढ़ता की मिसाल जैसे लगते हैं। बिल्कुल। एक ऐसा ही नाम है मोरारजी देसाई का। अंग्रेजों की जेल हो या फिर आप देखिए आपातकाल की कैद, उनका सफर हमेशा उसूलों पर चलने वाला रहा। और आखिरकार वे देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने। जी। आज हम उन्हीं के जीवन, मोरारजी देसाई के जीवन और उनकी राजनीतिक यात्रा से जुड़ी जो जानकारी है उसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और ये सफर वाकई मतलब असाधारण है। एक सरकारी अफसर से स्वतंत्रता सेनानी बनना, फिर राज्य के मुख्यमंत्री और वहां से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना, और वो भी जैसा आपने कहा उसूलों से समझौता किए बिना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। इसमें कई नाटकीय मोड़ हैं, टकराव हैं, ऐतिहासिक क्षण हैं। अहम पड़ाव रहे, उनके सामने क्या चुनौतियां आईं और भारतीय राजनीति पर उनकी क्या छाप रही, उसे समझ सकें। बिल्कुल। और जरा सोचिए, 81 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनना उस वक्त ये एक रिकॉर्ड था। हाँ, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये क्या दिखाता है उनकी शख्सियत के बारे में या शायद उस समय की राजनीति के बारे में? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं, उनके सफर को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, ये उम्र ही अपने आप में उनके अटूट धैर्य और राजनीतिक जीवटता का प्रमाण है। हाँ। और ये उस दौर की राजनीति की जटिलता को भी दिखाता है जहां अनुभव और एक लंबी राजनीतिक पारी को महत्व मिला, खासकर वो आपातकाल जैसे उथल पुथल भरे दौर के बाद। सही कहा। लेकिन इस शिखर तक पहुंचने से पहले की जो यात्रा है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। बिल्कुल। तो उनके जीवन की शुरुआत पर अगर नजर डालें, मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली गांव में हुआ। जी। शिक्षक थे तो घर में एक पढ़ाई लिखाई का माहौल तो था ही। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और शुरुआत में ब्रिटिश सरकार में डिप्टी कलेक्टर के तौर पर नौकरी भी की। हाँ, जो समाज में एक बहुत प्रतिष्ठित पद माना जाता था। बिल्कुल। हाँ, और यहीं पर उनके जीवन का कह सकते हैं पहला बड़ा मोड़ आता है। एक सुरक्षित और प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी, लेकिन देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और खासकर गांधी जी के विचार, उनका उन पर गहरा असर हुआ। तो मतलब उन्होंने वो सुरक्षित रास्ता छोड़ दिया? हाँ बिल्कुल। 1930 के आसपास उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ये एक बहुत बड़ा फैसला था उस वक्त। हाँ, ये तो है। इसके बाद तो फिर कई बार जेल भी जाना पड़ा उन्हें। ये दिखाता है कि उनके लिए देश सेवा और सिद्धांत वो व्यक्तिगत सुविधा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ये बात सही है कि उस दौर में कई युवाओं ने ऐसा किया, लेकिन फिर भी एक स्थापित सरकारी पद छोड़ना वो वाकई एक बड़ा कदम रहा होगा। हाँ बिल्कुल। गांधी जी के प्रभाव की आपने बात की, तो ये उनके राजनीतिक जीवन पर कितना गहरा रहा? मतलब सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम तक ही सीमित था? नहीं, गांधी जी का प्रभाव सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं था। वो एक नैतिक आग्रह था, सादगी, अनुशासन, सिद्धांतों पर टिके रहना, ये सारी प्रेरणा गांधी जी से मिली। अच्छा। देसाई जी के पूरे राजनीतिक जीवन में आप देखिए, चाहे वो उनकी प्रशासनिक शैली हो या उनके व्यक्तिगत जीवन के कुछ पहलू, गांधीवादी मूल्यों की झलक साफ दिखती है। उनका सार्वजनिक जीवन में आना असल में उसी एक बड़ी राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा था, जहां लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को राष्ट्रहित के नीचे रख रहे थे। आजादी के बाद उनका राजनीतिक सफर कैसे आगे बढ़ा? वे कांग्रेस पार्टी में ही सक्रिय रहे? हाँ, आजादी के बाद वे कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मंत्री बने और फिर 1952 में जब बॉम्बे राज्य बना तो वे उसके पहले मुख्यमंत्री चुने गए। अच्छा, मुख्यमंत्री छवि बनी उनकी। एक कह सकते हैं बेहद सख्त, अनुशासन प्रिय और नियमों पर सख्ती से चलने वाले प्रशासक की। उनमें एक तरह की प्रशासनिक दृढ़ता थी, लेकिन कई बार इसी दृढ़ता की वजह से वो विवादों में भी घिरे। जैसे कि वो बॉम्बे राज्य के विभाजन से जुड़े आंदोलन थे शायद। बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें महागुजरात आंदोलन और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन दोनों का सामना करना पड़ा। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। ये दोनों आंदोलन भाषाई आधार पर बॉम्बे राज्य के विभाजन की मांग कर रहे थे, एक गुजरात राज्य के लिए, दूसरा मराठी भाषी महाराष्ट्र के लिए। ये बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा था उस वक्त। और इसमें उनकी भूमिका विवादास्पद क्यों रही? क्या हुआ था? देखिए, इन आंदोलनों के दौरान कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें दुर्भाग्य से कुछ लोगों की जानें भी गईं। ओह। घटनाओं के कारण उनकी कड़ी आलोचना हुई। उन पर यह आरोप लगे कि उनमें लचीलेपन की कमी है, वो आंदोलनों की भावनात्मक तीव्रता को समझ नहीं पाए। तो ये दिखाता है कि कैसे एक प्रशासक की सख्ती कभी उसकी ताकत बन सकती है
तो कभी आलोचना का कारण भी। और इसने उनकी वो कठोर नेता वाली छवि को और पुख्ता कर दिया। हाँ, और फिर वो राष्ट्रीय राजनीति में आए। बॉम्बे के बाद उनका रास्ता केंद्र की तरफ गया। यहाँ उनकी क्या भूमिका रही? वे केंद्र सरकार में आए और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जिनमें वित्त मंत्री का पद भी शामिल है। वे कांग्रेस के भीतर एक शक्तिशाली नेता माने जाते थे और उनकी महत्वाकांक्षा जाहिर है प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की भी थी। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी, मतलब नेहरू जी के बाद? जी हाँ, 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद जब नेतृत्व का सवाल उठा तो मोरारजी देसाई एक प्रमुख दावेदार थे। लेकिन पार्टी के भीतर के जो समीकरण थे और जो सिंडिकेट कहलाता था, प्रभावशाली नेताओं का समूह, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का समर्थन किया। अच्छा। तो देसाई जी को उप प्रधानमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा, जो शायद उनकी महत्वाकांक्षा के हिसाब से कम था। और फिर इंदिरा गांधी के साथ उनके मतभेद, ये टकराव कैसे बढ़ा? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी के आकस्मिक निधन के बाद फिर से नेतृत्व का सवाल उठा। इस बार मुकाबला मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच था। पार्टी ने इंदिरा गांधी को चुना, लेकिन देसाई उनके मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बने रहे। तो साथ काम कर रहे थे फिर भी? हाँ, लेकिन दोनों के बीच वैचारिक और कह सकते हैं कार्यशैली को लेकर मतभेद बने रहे। इंदिरा गांधी की जो समाजवादी नीतियां थीं, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वो देसाई के विचारों से पूरी तरह मिल नहीं खाती थीं। क्या ये सिर्फ नीतियों का मतभेद था या इसमें सत्ता का संघर्ष भी शामिल था? मेरे ख्याल से ये दोनों का मिश्रण था। इंदिरा गांधी पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही थीं और जो पुराने स्थापित नेता थे उनके प्रभाव को कम करना चाहती थीं। देसाई और सिंडिकेट के नेता इसे एक चुनौती की तरह देख रहे थे। ये टकराव इतना बढ़ गया कि 1969 में कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में टूट गई। हाँ, वो कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। बिल्कुल। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आर यानी रूलिंग, और देसाई समेत पुराने नेताओं वाली कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन। ये विभाजन तो बहुत बड़ा था भारतीय राजनीति के लिए। हाँ, ये महज एक पार्टी का टूटना नहीं था, ये भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाली घटना थी। इसने कांग्रेस के भीतर विचारधारा और सत्ता के संघर्ष को बिल्कुल सतह पर ला दिया। एक तरफ इंदिरा गांधी की कह लीजिए लोक लुभावन और केंद्रित सत्ता वाली राजनीति थी, दूसरी तरफ पार्टी के पुराने स्थापित और शायद ज्यादा रूढ़िवादी माने जाने वाले नेता। और देसाई कांग्रेस ओ में चले गए। उनका कांग्रेसों में जाना उनके सिद्धांतों से समझौता न करने की प्रवृत्ति हो भी दिखाता है, भले ही इसका नतीजा सत्ता से बाहर होना पड़ा, लेकिन इसने विपक्ष को भी एक बड़ा चेहरा दिया। और इसी विपक्षी भूमिका में रहते हुए उन्हें फिर 1975 के आपातकाल का सामना करना पड़ा। हाँ बिल्कुल, जब इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में आपातकाल लगाया तो जयप्रकाश नारायण जी समेत तमाम बड़े विपक्षी नेताओं के साथ मोरारजी देसाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कितने समय तक जेल में रहे वो? लगभग 19 महीने वो जेल में रहे। ये उनके जीवन का एक और कठिन दौर था, जहां उन्हें अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े होने की कीमत चुकानी पड़ी। आपातकाल को तो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय माना जाता है। इसके खत्म होने के बाद क्या हुआ? चुनाव हुए फिर? हाँ, आपातकाल के बाद 1977 में जब चुनाव हुए तो माहौल पूरी तरह कांग्रेस के खिलाफ था। आपातकाल के दौरान जो ज्यादतियां हुई थी उनके विरोध में एक जबरदस्त जन आक्रोश था। इसी पृष्ठभूमि में जो विभिन्न विपक्षी दल थे, कांग्रेसो, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोक दल जैसे कई दल, वो सब एकजुट हुए और जनता पार्टी का गठन किया। ये एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग था उस समय, मतलब अलग अलग विचारधाराओं वाले दलों का एक साथ आ जाना। बिल्कुल, उनका एकमात्र साझा एजेंडा था लोकतंत्र की बहाली और इंदिरा गांधी की, जिसे वो तानाशाही कहते थे, उसका विरोध। और जनता ने इस गठबंधन पर भरोसा जताया। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। और कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद पहली बार केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई। ये एक ऐतिहासिक जनादेश था, सही मायनों में। और इसी ऐतिहासिक जीत ने मोरारजी देसाई के लिए प्रधानमंत्री पद का रास्ता खोल दिया। हाँ, हालांकि जनता पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री पद के लिए चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम जैसे और भी दावेदार थे, मजबूत दावेदार थे। हाँ। लेकिन अंत में जयप्रकाश नारायण जी और जेबी कृपलानी जैसे वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप से मोरारजी देसाई के नाम पर सहमति बनी। अच्छा। और इस तरह 24 मार्च 1977 को 81 वर्ष की आयु में वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनकी मुख्य नीतियां या पहल क्या रहीं? छोटा कार्यकाल था वैसे। हाँ, कार्यकाल लगभग 2.5 साल का ही रहा, लेकिन उन्होंने कुछ अहम कदम उठाए।
विदेश नीति में देखें तो उन्होंने पड़ोसी देशों खासकर पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध सुधारने पर जोर दिया। अच्छा, पाकिस्तान के साथ भी? जी हाँ, और पिछली सरकार की तुलना में सोवियत संघ पर निर्भरता थोड़ी कम करने और पश्चिमी देशों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश की। और परमाणु नीति पर उनका क्या रुख था? वो इंदिरा गांधी के पोखरण टेस्ट के बाद का समय था। हाँ, वे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के तो पक्षधर थे, लेकिन भारत के परमाणु कार्यक्रम को हथियार बनाने की दिशा में ले जाने के सख्त खिलाफ थे। अच्छा, ये उनके गांधीवादी शांतिवादी सिद्धांतों के अनुरूप था। हालांकि उस वक्त के वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल में इस नीति की व्यावहारिकता पर बहस भी होती रही। उन्होंने 44वें संविधान संशोधन जैसे कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलाव भी किए, जिनका उद्देश्य ये था कि भविष्य में आपातकाल जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग न हो सके। तो मतलब शुरुआत तो अच्छी हुई, सुधारों की दिशा में काम हुआ, लेकिन फिर ये सरकार सिर्फ 2.5 साल में क्यों गिर गई? बस यहीं पर वो गठबंधन की जो अंतर्निहित चुनौतियां होती हैं वो सामने आ गई। जनता पार्टी कोई एक विचारधारा वाली पार्टी तो थी नहीं। वो अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग विचारधाराओं और अलग अलग महत्वाकांक्षाओं वाले नेताओं और दलों का एक जमावड़ा थी। तो सत्ता में आते ही आंतरिक कलह और गुटबाजी शुरू हो गई। किस तरह की कलह? सबसे बड़ा मुद्दा क्या बना इसमें? जो सबसे विस्फोटक मुद्दा बना वो था दोहरी सदस्यता का। हाँ, ये मैंने सुना है। क्या था ये? जनता पार्टी में एक बड़ी संख्या में सदस्य थे जो पहले जनसंघ से आए थे, और उनमें से कई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के भी सदस्य थे। ठीक है। तो पार्टी के जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष धड़े थे, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि भाई, कोई व्यक्ति एक राजनीतिक दल और आरएसएस जैसे सांस्कृतिक संगठन जिसकी अपनी एक विचारधारा है, दोनों का सदस्य कैसे हो सकता है। उन्होंने मांग की कि जनसंघ पृष्ठभूमि के नेता आरएसएस से अपना संबंध तोड़ें। तो ये सिर्फ सदस्यता का सवाल नहीं था, ये एक तरह से विचारधारा की लड़ाई बन गई। निश्चित रूप से ये जनता पार्टी की आत्मा और उसकी दिशा को लेकर एक बुनियादी संघर्ष बन गया था। एक तरफ वो लोग थे जो इसे एक दक्षिणपंथी मोड़ देने की कोशिश के तौर पर देख रहे थे, दूसरी तरफ जनसंघ पृष्ठभूमि के नेता इसी अपनी पहचान पर हमला मान रहे थे। और मोरारजी देसाई, उनका क्या रुख था? मोरारजी देसाई इस मुद्दे पर कोई बहुत निर्णायक रुख अपनाने में, या कह लीजिए सभी गुटों को साधने में उतने सफल नहीं हो पाए। ये विवाद बढ़ता गया और पार्टी के भीतर जो दरारें थीं वो गहरी होती गई। और इसी का नतीजा फिर सरकार का पतन हुआ। हाँ बिल्कुल। चौधरी चरण सिंह और राजनारायण जैसे नेताओं ने दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके अलावा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी थीं, वो भी चरम पर थीं। अंततः जुलाई 1979 में मोरारजी देसाई को बहुमत खोने के कारण इस्तीफा देना पड़ा, और इस तरह बड़े उत्साह और उम्मीदों के साथ जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वो अपनी ही आंतरिक विरोधाभासों की भेंट चढ़ गई। उनके व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ बातें कही जाती हैं, जैसे उनकी सख्त छवि या कुछ उनकी निजी आदतें। हाँ। क्या इनका भी कोई असर पड़ा इस सब पर? देखिए, उनकी जो सख्त और अडिग छवि थी, जहां कुछ लोगों के लिए वो प्रशंसा का विषय थी, वहीं कई सहयोगी नेताओं को वे थोड़े रूखे और अड़ियल लगते थे। अच्छा। गठबंधन चलाने के लिए जिस लचीलेपन और सबको साथ लेकर चलने की जरूरत होती है, शायद उसकी कमी उनमें महसूस की गई। और हाँ, उनकी कुछ व्यक्तिगत मान्यताएं, जैसे स्वमूत्र चिकित्सा यानी यूरिन थेरेपी में उनका विश्वास, हाँ, उसके बारे में भी काफी चर्चा होती थी। हाँ, वो सार्वजनिक चर्चा का विषय बनी, और कभी कभी विरोधियों ने उनका इस्तेमाल मजाक उड़ाने या उनकी आलोचना करने के लिए भी किया। ये दिखाता है कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत पहलू भी कैसे राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाते हैं। सही बात है। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल भले ही छोटा रहा, लेकिन भारतीय राजनीति में उनका योगदान क्या माना जाता है? उनकी विरासत क्या है? सबसे बड़ा योगदान तो यही है कि वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस का विकल्प संभव है, भले ही वो प्रयोग उस समय पूरी तरह सफल न हो पाया हो। इसने भारतीय राजनीति में, कह सकते हैं, बहुदलीय व्यवस्था और गठबंधन सरकारों के युग की एक तरह से अनौपचारिक शुरुआत कर दी, और इसने लोकतंत्र में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की परिपक्वता को भी दर्शाया। और उन्हें जो सम्मान मिले वो भी काफी उल्लेखनीय है ना? भारत रत्न तो मिला ही। हाँ, उन्हें 1991 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया, लेकिन इससे भी ज्यादा अनूठी बात यह है कि उन्हें 1990 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया। अरे वाह! वे एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें दोनों देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त है। ये वाकई असाधारण है, खासकर भारत पाकिस्तान के जो तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं उनको देखते हुए। इसका क्या कारण रहा होगा, आपको क्या लगता है?
संभवतः ये प्रधानमंत्री के तौर पर पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की उनकी जो कोशिशें थी, उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी की जो छवि थी और उनका जो शांतिवादी नजरिया था, उसको मान्यता देने का एक तरीका हो सकता है। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत स्तर पर या नेतृत्व के स्तर पर कभी-कभी जटिल राजनीतिक रिश्तों के बीच भी सम्मान की गुंजाइश बन सकती है। बिल्कुल। 10 अप्रैल 1995 को लगभग 99 वर्ष की लंबी आयु में उनका निधन हुआ। अगर उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा को समेटना हो तो क्या कहा जा सकता है? देखिए, मोरारजी देसाई की विरासत थोड़ी जटिल है। वे सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले, अनुशासन प्रिय और गांधीवादी मूल्यों में विश्वास रखने वाले नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, उन्होंने भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेसी शासन की पहली इबारत लिखी, लेकिन साथ ही उनके कार्यकाल ने गठबंधन राजनीति की चुनौतियों और आंतरिक विरोधाभासों को भी उजागर किया। उनकी सख्त छवि और लचीलेपन की कमी को उनकी सरकार की अस्थिरता का एक कारण माना जाता है। फिर भी भारतीय लोकतंत्र के सफर में उनका स्थान महत्वपूर्ण है और अमिट है। तो मोरारजी देसाई का जीवन और करियर हमें यही दिखाता है कि राजनीति सिर्फ सत्ता के समीकरणों का खेल नहीं है, बल्कि ये सिद्धांतों, अवसरों और चुनौतियों का एक लगातार चलने वाला द्वंद्व है। उनकी कहानी ईमानदारी, दृढ़ता, सफलताओं और विफलताओं से भरी है, लेकिन अपने मूल विश्वासों पर टिके रहने का एक सबक जरूर देती है। बिल्कुल सही कहा। उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल भले ही अल्पकालिक रहा, लेकिन उसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा था। उसने भारतीय राजनीति के उस दौर का अंत किया जब ये माना जाता था कि केवल कांग्रेस ही केंद्र में शासन कर सकती है। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। जी, इसने भविष्य की गठबंधन सरकारों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। भले ही उनका अपना प्रयोग विफल रहा और उनकी व्यक्तिगत निष्ठा और अनुशासन पर शायद ही कोई सवाल उठा सकता है। और ये अनुभव हमें एक विचारणीय बिंदु पर भी छोड़ जाता है। आज के दौर की राजनीति में, जहां विचारधाराओं का धुंधलापन और सत्ता के लिए समझौतों का चलन शायद ज्यादा आम है, मोरारजी देसाई जैसे सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा रखने वाले नेतृत्व की क्या जगह है और उसकी क्या प्रासंगिकता हो सकती है, इस पर मनन किया जा सकता है।